today in this video we are going to discuss discharge of a contract and what are the various modes of discharging a contract. So for that, let me share my screen with you first. So under Indian Contract Act, we need to study discharge of a contract and how the discharge of contract happens and what are the various modes of discharging a contract that we are going to discuss now, right? So what exactly the discharge of contract means? When a contract is said to be discharged when the obligations created by it comes to an end. So जो contract में obligations दी गई हैं parties को, whenever they come to an end, a contract is said to be discharged. So हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, when parties to contract they no longer required to perform their obligations under the contract, a contract is said to be discharged. So whenever there is termination of contractual obligations of the parties to contract, the contract is said to be discharged. So now there are various modes of discharge of contract: by performance, mutual agreement, lapse of time, impossibility, operation of law, breach of contract, that we are going to discuss one by one. So these are nothing but these are the ways of discharging a contract. So first is discharge by performance. डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस बहुत सिंपल सी बात है, जो लिखा था कॉन्ट्रैक्ट में वो पार्टीज ने पूरा कर दिया, वो हो गया डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस. अब परफॉर्मेंस एक्चुअल भी हो सकती है और अटेम्प्टेड भी हो सकती है. एक्चुअल मीन्स वॉट एवर इज स्टिपुलेटेड अंडर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट दे हैव परफॉर्म दोज ऑब्लिगेशंस, दैट इज डिस्चार्ज बाय एक्चुअल परफॉर्मेंस. नाउ डिस्चार्ज बाय अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, सो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ योर क्वांटम मेरिट. क्वांटम मेरिट का बेसिक मतलब क्या है? एज मच एज इट इज डन. सो क्वांटम मेरिट या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का बेसिक मतलब क्या है? व्हेन वन पार्टी इज रेडी टू फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशन बट द अदर पार्टी denies to accept the performance of the first party. For example, if I hires a carpenter and after a few days of working I find that carpenter is not working as per my expectations. So after 3-4 days I might be telling him, okay, I'm not liking your work, we are done with it. So whatever services I have received from that contractor in those 3-4 days, I have a liability to pay him for those services. So इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मेरिट या डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्यों बोलते हैं? हियर द कारपेंटर इज बेसिकली अटेम्प्टिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट, बट आई एम रिफ्यूजिंग टू टेक हिज सर्विसेज और आई एम प्रिवेंटिंग हिम टू परफॉर्म हिज पार्ट. ठीक है ना? तो इसीलिए इसको अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस बोला जाता है. और यहाँ पर प्रिंसिपल लगता है क्वांटम मेरिट का. तो जितना मैंने उससे रिसीव कर लिया, जितना मैंने उससे सर्विसेज रिसीव करी है, फॉर दैट आई एम लाइबल टू दिस कारपेंटर. ओके, आगे बढ़ते हैं. डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट. हियर द म्यूचुअल अग्रीमेंट इज टेकिंग प्लेस इन बिटवीन द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट एंड थ्रू those very mutual agreements the parties to contracts they are discharged from their contractual obligations. ठीक है? सो कैसे क्या क्या म्यूचुअल अग्रीमेंट्स किस तरह से हो सकते हैं वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट वन, अंडर डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट वी नीड टू स्टडी नोवेशन. ओके, सो नोवेशन मीन्स रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन ऑफ ओल्डर कॉन्ट्रैक्ट विद न्यूअर वन. अब जब भी ये ओल्डर कॉन्ट्रैक्ट न्यू कॉन्ट्रैक्ट से रिप्लेस होगा ना, द पार्टीज मे रिमेन सेम और मे नॉट रिमेन सेम. ठीक है? एंड ऑफ कोर्स वट एवर न्यू कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर्ड बाय द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट दैट मस्ट बी लीगली एनफोर्सेबल, एंड इफ इट इज नॉट सो देन द ओल्डर वन विल रिमेन इन फोर्स एंड इट विल कंटिन्यू टू बी वैलिड वन. ठीक है ना? समझ में आ गया? तो नया कॉन्ट्रैक्ट तो एनफोर्सेबल रहना चाहिए ना. अगर वो एनफोर्सेबल नहीं होगा तो ओल्डर ही चलता रहेगा फिर. ठीक है? इसको बोलते हैं नोवेशन. ऑल्ट्रेशन क्या होता है? मॉडिफिकेशन और चेंजेस इन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है? एंड इट विल हैपन इन बिटवीन द सेम पार्टीज. तो कोई भी म्यूचुअल अग्रीमेंट के साथ हम ऑल्टर कर रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, या मॉडिफाई कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशंस को, देन दैट रेफर्स टू योर ऑल्ट्रेशन. ठीक है? ओके. रेसिशन का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय वन और ऑल द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट. ओके,
ये भी म्यूचुअल कंसेंट से ही होगा. सो व्हेन द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट दे म्यूचुअली डिसाइड टू कैंसिल, रिसाइंड और सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट, देन द rescission is taking place. Okay, and the parties need not perform. तो जब सेट असाइड ही कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो क्यों परफॉर्मेंस की जरूरत है फिर. डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हो गया. आगे चलते हैं रेमिशन. रेमिशन का मतलब होता है whenever the one party accepts the lesser consideration than what is agreed under the contract. ठीक है, तो अगर मिस्टर एक्स ने मुझसे 10,000 रुपये उधार लिए हैं, ठीक है, तो ही owes me now rupees 10,000, but because I understand his position, some portion of the debt I am basically not, I am ready to forgo. ठीक है, मैंने बोला कि ओके आपके पास जितना भी है 6,000 या 7,000 वो आप मुझे दे दीजिए, देन आई विल डिस्चार्ज यू फ्रॉम योर ऑब्लिगेशंस. ठीक है, सो in lieu of 10,000 I am ready to accept 7,000. So this is nothing, the acceptance of lesser consideration than what is agreed under the contract. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ था 10,000 का, 10,000 का डेट उन्होंने लिया था तो 10,000 देने बनते हैं. बट लुकिंग एट हिज पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन, आई अग्रीड टू टेक बैक ओनली रुपीज 7,000 लेसर कंसिडरेशन. ठीक है, ओके, अगेन ये भी म्यूचुअल अग्रीमेंट के साथ पॉसिबल होगा. अब चलते हैं वेवर. वेवर का मतलब है व्हेन आई कंप्लीटली रिनाउंस माय राइट. ठीक है, कंप्लीटली रिलिंक्विश माय राइट या कंप्लीटली अबंडन माय राइट. ठीक है, सो दीज आर द कीवर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू डिफाइन वेवर. मतलब मैंने 10,000 लेना था मिस्टर एक्स से, लुकिंग एट हिज फाइनेंशियल पोजीशन, बिकॉज ही इज नो मोर एबल टू पे बैक मी माई मनी. So I completely renounce my right to receive the payment of rupees 10,000 from Mr. X. ठीक है, and I am deliberately doing this. Out of will I am doing this. Okay, ठीक है, 10,000 मैंने आपको दिए, now आप नहीं दे पा रहे हो, that is fine with me. ठीक है, I forgo my right, I abandon my right, I renounce my right to receive back my payment from you. ठीक है जी, ओके. एंड इसमें जो दूसरी पार्टी है मिस्टर एक्स हैं, ही विल बी कंप्लीटली रिलीज्ड फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन. ठीक है, अब चलते हैं मर्जर. मर्जर का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ इंफीरियर राइट इनटू सुपीरियर राइट. अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल देयर इज अ लीज डीड व्हिच इज बीन साइंड इन बिटवीन ए एंड बी विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड. नाउ दैट लीज डीड इज कन्वर्टेड इनटू अ सेल डीड. सो सेल is a superior right, whereas lease is an inferior right. So once that lease deed is getting converted into sale deed, the inferior right is getting converted into superior right. So ये बोलते हैं merger. So merger of inferior right into superior right. Okay, so इसको बोलेंगे merger. Fine. और accord and satisfaction का मतलब है where the parties to contract they both of them agrees to accept different performance from what originally was agreed between them. तो originally कुछ और agree हुआ था, now later on they decide to accept the different performance. For example अभी जो मैंने आपको रेमिशन में एग्जाम्पल दिया कि 10,000 के बदले 7,000 लेंगे. ठीक है, बट रेमिशन और इसमें फ़र्क क्या है? देन रेमिशन में क्या होता है कि कोई सेकेंड एग्रीमेंट साइन नहीं हो रहा फॉर्मल. ठीक है, एक जस्ट यूनिलैटरल डिसीजन है क्रेडिटर का डेटर के प्रति, लुकिंग इनटू हिज फाइनेंशियल पोजीशन, कि आप मुझे कम अमाउंट दे दीजिए, आई एग्री विद दैट. कोई सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, कोई फॉर्मल एग्रीमेंट फर्दर नहीं हो रहा. बट अकॉर्ड एंड सैटिस्फैक्शन में क्या होता है? देयर इज अ फॉर्मल एग्रीमेंट विच इज टेकिंग प्लेस फॉर एक्सेप्टिंग द डिफरेंट परफॉर्मेंस. ठीक है, 10,000 आपने मुझे देने थे. अब मान लीजिए मैं कंपनी हूँ, कंपनी ने मिस्टर एक्स को उधार दिया था और अब उनकी बारी आई पे करने की, तो उन्होंने बोला कि सर इन ल्यू ऑफ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट आप मुझसे 7,000 ले लीजिए, आई एम नॉट एबल टू पे यू फुल. तो मैंने कहा ओके ठीक है, फिर से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं. सो ये होता है अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन. नाउ आई एम एक्सेप्टिंग द डिफरेंट परफॉर्मेंस. ठीक है, थ्रू अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट. ओके, जबकि रेमिशन में क्या होता है? यूनिलैटरल डिसीजन होता है क्रेडिटर का टुवर्ड्स द डेटर ऑब्लिगेशन. ठीक है,
इसको बोलते हैं accord and satisfaction. Okay, now the next mode of discharging of a contract is discharge by impossibility of performance. अब impossibility हो सकती है performance की, बहुत सीधा साधा मतलब है कि जहाँ पर the act for which the contract has been signed that is not capable of performing. ठीक है, impossible to perform हो गया है वो. ओके, तो impossibility को इंग्लिश लॉ में फ्रस्ट्रेशन भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा. अब ये जो इम्पॉसिबिलिटी है वो इनिशियल भी हो सकती है, सब्सीक्वेंट भी हो सकती है. इनिशियल का मतलब है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन व्हेन देयर इज इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म द एक्ट, दैट इज कॉल्ड इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी. और सब्सीक्वेंट का मतलब है द कॉन्ट्रैक्ट वाज ऑलरेडी फॉर्म्ड बट द एक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो इनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. और इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी की पहले हम बात करेंगे व्हेन दी, सो बेसिकली इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी को हम प्री कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी भी बोल सकते हैं. सो इट मीन्स इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, एट द टाइम ऑफ द मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट द एक्ट वाज इम्पॉसिबल, तभी इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही थी. अब ये दो तरीके की क्या हो सकता है, नॉन इम्पॉसिबिलिटी भी हो सकती है और अननोन इम्पॉसिबिलिटी. नॉन इम्पॉसिबिलिटी का मतलब है व्हेन पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी न्यू दिस थिंग दैट द एक्ट इज impossible to perform. For example, producing something by way of magic or reviving a dead person. These are nothing but these are the examples of known impossibility. So यहाँ पे दोनों पार्टीज को पता है कि हो ही नहीं सकता ये एक्ट, तो ठीक है ना. तो ये हो गया known impossibility. Unknown impossibility का मतलब है when the parties to contract they were not aware that the act cannot be performed. For example, A और B के बीच में contract हुआ and the goods has to be reached from A to B by way of a ship, और वो ship already डूब चुकी है. Neither A nor B was aware of this fact. Still they entered into a contract. ठीक है ना. तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया unknown impossibility. ठीक है जी. अब चलते हैं सुपरवीनिंग. सुपरवीनिंग को हम पोस्ट कंट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी बोलेंगे, ठीक है. ओके, तो इसमें सुपरवीनिंग में हमें ये ध्यान रखना है कि एक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, उसके बाद इम्पॉसिबिलिटी अराइज हुई है, ठीक है, ड्यू टू सम अनफॉरसीन इवेंट विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ प्रोमिसर. ठीक है. अब इसमें ना कुछ ग्राउंड होते हैं, स्पेसिफिक ग्राउंड्स ऑफ सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटीज होते हैं, एंड देन देयर आर ऑल्सो केसेस वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिस्चार्ज ऑन द ग्राउंड ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी. तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर दोज ग्राउंड्स ऑफ सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटीज वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज. ठीक है, कौन कौन से ग्राउंड्स पर, कौन कौन से सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी के ग्राउंड्स पर कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया जा सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर. ठीक है, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको दूं कि देयर आर टू पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट वेयर दी वन पार्टी सेज ओके, एक एक्टर के साथ या एक सिंगर के साथ या कॉमेडियन के साथ हमने एक शो करना है. ठीक है, और जहाँ पे भी उसको शो करना है हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, इस पर्टिकुलर डेट पर, इस पर्टिकुलर जगह पर, वेन्यू पर यू हैव टू परफॉर्म. ठीक है, हमने आपस में एग्रीमेंट कर लिया. बट लेटर ऑन दी पार्टीज गेट टू नो दैट जहाँ पे भी परफॉर्मेंस का वेन्यू था वहाँ पर आग लग गई. तो ये हो गया आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया. ठीक है, तो ये सब्जेक्ट मैटर क्या है कि मतलब यहाँ पर हॉल में, जिस हॉल में पार्टी को परफॉर्म करना था उसी हॉल में आग लग गई, तो कॉन्सर्ट कैसे होगा. ठीक है, तो दिस इज डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर. अब इनकैपेसिटी और डेथ. इनकैपेसिटी और डेथ के केस में है कि जिस एक्टर के साथ या जिस सिंगर के, कॉमेडियन के साथ मैंने परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, ही इज ईदर नो मोर, या तो उनकी डेथ हो चुकी है या फिर वो इनकैपेसिटेट हो चुके हैं. इनकैपेसिटेट मतलब आउट ऑफ, बिकॉज यहाँ पर उनकी पर्सनल स्किल्स के ऊपर परफॉर्मेंस डिपेंड करती है ना, तो ये भी बहुत मैटर करता है. तो जब भी पर्सनल स्किल के ऊपर परफॉर्मेंस डिपेंड कर रही है एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज हैपनिंग आउट ऑफ द पर्सनल स्किल्स ऑफ द परफॉर्मर विच इज पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो
डिस्चार्ज हो जाएगा। इनकैपेसिटी का मतलब है कि वो बीमार पड़ गए, या जैसे अभी मैंने बताया कि अब डेथ अलग है इनकैपेसिटी से। इनकैपेसिटी का मतलब है बीमार पड़ जाना, यहाँ पे लिखा हुआ है इलनेस, ठीक है, और इनकैपेसिटी ऑफ द प्रोमिसर। तो कुछ भी बीमार पड़ गए या कोई और प्रॉब्लम आ गई या कहीं फंस गए, नहीं आ पाए, कुछ भी हो गया, ठीक है, तो ही इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग द परफॉर्मेंस ऑन दैट पर्टिकुलर डेट। ओके, चेंज इन लॉ और सर्कमस्टांस का सिंपल सा मतलब है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक लैंड है, ठीक है, और जिसको लेकर सेल एग्रीमेंट हो चुका है, बट ठीक है कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट लैंड हैज बीन टेकन अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने उस पर कब्जा कर लिया है कि मुझे ये लैंड चाहिए आपसे, तो अब वो सेल का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो तो सेट असाइड करना पड़ेगा ना, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पर डिस्चार्ज माना जाएगा, ठीक है। ऐसे डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हो जाए तो भी आपका सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का केस बनता है और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर का मतलब ये है कि जहाँ पे दो इंडिविजुअल सिटीजन हैं बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट कंट्रीज और उनके बीच में वॉर हो जाए, तो फिर वो जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है जी। अब केसेस वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिस्चार्ज ऑन द ग्राउंड ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। अब सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी तो बन रही है लेकिन वो केस इसका नहीं माना जाएगा, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का केसेस नहीं माने जाएंगे, वो डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है। दीज आर द ग्राउंड्स, these are not the grounds of actually supervening impossibility, ठीक है। सो इन द फॉलोइंग केसेस द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिस्चार्ज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। पहला क्या है, परफॉर्मेंस बिकम्स डिफिकल्ट, परफॉर्मेंस बिकम्स डिफिकल्ट। तो अगर मैं कहूँ कि भैया मैं नहीं कर पा रही हूँ आपका कॉन्ट्रैक्ट, ये हार्डशिप आ रही है, ये सपोज किस तरह की हार्डशिप होगी कि मुझे चोट लग गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया, बट ठीक है with some extra effort or hardship I am able to perform I am able to give my performance under that contract, तो वो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का केस नहीं है, ठीक है जी। ओके, कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी का मतलब ये है कि अगर पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट में से अगर मान लीजिए एक पार्टी को पता चलता है दैट बाय साइनिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट आई विल बी एट लॉस, ठीक है, तो ये रीजन नहीं हो सकता सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी में, सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। नॉन प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट द रीजन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी ड्यू टू द कंडक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी अगर सप्लायर को कहीं से और से सप्लाई मिलनी थी, फिर उसने आगे सप्लाई करनी थी, तो ए बी सी तीन पार्टीज आ गई, बी ने ए को सप्लाई करना था और बी ने कहाँ से उठाना था माल, सी से, बट इफ सी is not able to perform or is not able to deliver the goods to B which is to be handed over to A, then that is not the case of supervening impossibility, ठीक है जी। और उन ग्राउंड्स पर फिर हम कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज नहीं मान सकते। स्ट्राइक्स, राइट्स और सिविल डिस्टर्बेंसेज हो जाएं, दीज आर नॉट द ग्राउंड्स ऑफ सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सेल्फ इंड्यूस्ड इम्पॉसिबिलिटी का मतलब है जो मेरे मतलब मैं कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी हूँ and that impossibility is imposed due to myself only. Like for example, I have contracted with a tenant that yes, you can occupy my house from this date, let's say from 1st October, but because certain repair work is going on, the date is to be shifted from 1st October to let's say 1st January, 3 की जगह 6 महीने लगेंगे, तो क्या हुआ, सेल्फ इंड्यूस्ड इम्पॉसिबिलिटी मानी जाएगी ये और कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है जी। ओके, फेलियर ऑफ ऑब्जेक्ट, फेलियर ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब है कि मान लीजिए देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कार कंपनी एंड द पर्सन एंड देयर आर डिफरेंट मॉडल्स ऑफ कार, राइट। सो इफ वन ऑफ द मॉडल इज नॉट अवेलेबल विद द सप्लायर ऑफ द कार, then that is fine, but if all the models of the car are not available, then उस केस में सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी मानी जाएगी। लेकिन अगर 4 में से एक मॉडल नहीं मिल रहा, 3 आपको मॉडल सप्लायर सप्लाई कर पा रहा है, then that is fine, वो सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी का केस नहीं माना जाएगा। सो इसीलिए बोला गया फेलियर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। द फेलियर ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ मेनी ऑब्जेक्ट्स डू नॉट डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट, बट इफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फेल, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स डिस्चार्ज,
आगे बढ़ते हैं. डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम बहुत ईजी है. सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स हैव टू बी परफॉर्म्ड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम. तो जो स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम है उसमें पूरे होने चाहिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइम बार डेट्स भी होते हैं. तो टाइम बार डेट्स जो होते हैं उनका लिमिटेशन पीरियड होता है 3 years. तो 3 साल के अंदर फ्रॉम द कॉज ऑफ एक्शन यू हैव टू फाइल अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग पार्टी. You have to file the case against the defaulting party. So if you do not do so, then you cannot enforce that debt. आप फिर उससे क्लेम नहीं कर सकते. तो डिस्चार्ज, इट इज कॉल्ड डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम. ठीक है, आगे चलते हैं. डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. सो सर्टेन अदर ऑपरेशन ऑफ लॉ बिगिन, सो दैट इज व्हाई देयर इज अ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जांपल डेथ के केस में, और डेथ में भी जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर पर्सनल स्किल्स के ऊपर प्रोमिसर के डिपेंड करता है, कोई एक्टर है, सिंगर है, कॉमेडियन है, वो स्किल्स वही परफॉर्म कर सकता है और उसकी डेथ हो जाती है. ठीक है, तो दिस इज डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. और उस केस में भी जो whatever is the benefit received by that actor or performer, उसको उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है he needs to pay that money to the other party. ठीक है, मर्जर हम कर चुके हैं, that is conversion of inferior right into superior right. इंसॉल्वेंसी में भी अगर वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट गेट्स इंसॉल्वेंट, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज डिस्चार्ज. ठीक है, so the insolvent is discharged from all the liabilities on all the contracts. ठीक है, unauthorized material alteration. So if one party does any material alteration to the contract without taking the permission from the other party, that is your unauthorized material alteration and the contract would be discharged. ठीक है, the contract comes to an end. सो लास्ट इज डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो बहुत ईजी होता है. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? व्हेन देयर इज अ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म. ठीक है, सो वेन एवर दे आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन अंडर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, अब ब्रीच भी दो तरह की हो सकती है. वन इज योर एक्चुअल ब्रीच और दूसरा इज योर एंटिसिपेटरी ब्रीच. तो एक्चुअल ब्रीच क्या होती है? वेन एवर ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट डिनाइज देयर परफॉर्मेंस ड्यू डेट पर. ठीक है, सो वेन एवर दे रिफ्यूजेज और फेल्स टू परफॉर्म हिज परफॉर्मेंस ऑन द ड्यू डेट ऑफ द परफॉर्मेंस और ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस. ठीक है, तो जब ड्यू डेट आई, अगर मैंने 21 जून को कुछ सप्लाई करना था किसी पर्सन को और 21 जून को मैंने मना कर दिया, सर आई एम नॉट एबल टू सप्लाई यू वॉट एवर इज बीन कॉन्ट्रैक्टेड बिटवीन अस, तो वो केस हो जाएगा एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का. एंटिसिपेटरी हमेशा क्या होता है? एंटिसिपेटरी मीन्स बिफोर द ड्यू परफॉर्मेंस द पार्टी डिक्लेयर्स इट्स इंटेंशन ऑफ नॉट परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट. तो 21 जून ड्यू डेट थी, अब उससे पहले अगर कभी मैंने 2 हफ्ते पहले अनाउंस कर दिया, सर जी मैं तो आपका माल नहीं सप्लाई कर पाऊंगी. ठीक है, तो वो होता है एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है जी, सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.